हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के ज्योग्राफी को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। तो 1 अंक वाले और 3 अंक वाले और 5 अंक वाले क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन लेकर के आए हैं पहले से तैयारी करने के लिए। पहले से अगर इस तरह का क्वेश्चन को अगर तैयारी पहले से रहेगा तो एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो एनसीईआरटी बुक किसी चैप्टर में दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाला चैप्टर में। आप एनसीईआरटी बुक का पूरा चैप्टर को पढ़िए, उस चैप्टर में दिया हुआ है, फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो उसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेधन कितना और कहाँ किया जा रहा है? तो मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई है। 12 किलोमीटर की गहराई तक आर्कटिक महासागर में। तो पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए वैज्ञानिक ने अपना परियोजना पर काम कर रहे हैं। और ये जो परियोजना है, 2 परियोजना मुख्य रूप से है। तो 2 परियोजना, संसार के जितने भी वैज्ञानिक हैं, तो संसार के वैज्ञानिकों ने 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। पहला परियोजना है कि गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, जिसको हम बोलेंगे डीप ओशियन ड्रिलिंग। तो पहला परियोजना हो गया डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और दूसरा हो गया इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। और पहला है कि गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, और दूसरा समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। पहला है गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, जो वैज्ञानिक संसार के पूरे वैज्ञानिक लगे हुए हैं इस परियोजना काम में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक स्थिति को जानने के लिए। और अभी तक आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक इसकी प्रवेधन किया जा चुका है। तो कहाँ जा रहा है कि कहाँ किया गया है? तो आर्कटिक महासागर में। और कितना गहराई तक? तो 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भूगर्भ के बारे में जानने के परोक्ष प्रमाण क्या है? परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से हम पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में कैसे जानेंगे? अप्रत्यक्ष प्रमाण खोज रहा है। परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट प्रमाण क्या होगा? तो इनडायरेक्ट प्रमाण होगा, अप्रत्यक्ष प्रमाण है में पहला है पृथ्वी के पदार्थों के गुण, जैसे तापमान, दबाव और घनत्व के बारे में। तो इससे भी पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानकारी मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि पृथ्वी के पदार्थ के गुण से जब खदान को खुदाई होता है तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर का तापमान जो है, जैसे जैसे गहराई तक जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से तापमान और दबाव, बाद में देखते हैं कि घनत्व में भी, पदार्थों के जो घनत्व होता है उसमें भी घनत्व और दबाव दोनों पृथ्वी के गहराई में जैसे जैसे गहराई तक जाते हैं तो उसका घनत्व बढ़ते जाता है और दबाव। तो यह भी अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के पदार्थ के गुण से अप्रत्यक्ष रूप से भूगर्भ के बारे में जानने का एक प्रमाण है। और दूसरा है उल्काएं। तो उल्काएं से हम कैसे जानेंगे? जबकि उल्का तो पृथ्वी का अंश नहीं है, उल्का तो ऊपर से गिरता है। तो उल्का कैसे हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से? तो उल्काएं से इसलिए होगा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्का है कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन उल्काओं से प्राप्त पदार्थ उनकी संरचना जो है पृथ्वी से मिलती जुलती है। उल्का का जो संरचना है और जो पदार्थ है, प्राप्त जो पदार्थ हुआ है उल्का से, जो मिला है पदार्थ, और उसकी जो संरचना है पृथ्वी से मिलती जुलती है, जिससे पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक मुख्य स्रोत माना गया है अप्रत्यक्ष प्रमाण में। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण।
तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भी पृथ्वी के आंतरिक पृथ्वी का जो आंतरिक गहराई के आंतरिक भाग के बारे में अगर हम जानेंगे तो यह स्रोत गुरुत्वाकर्षण भी होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानकारी मिलता है। क्योंकि पृथ्वी के धरातल, लेकिन पृथ्वी के धरातल पर भी अगर देखा जाता है तो पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर भी गुरुत्वाकर्षण जो है बल एक समान नहीं है। सभी अक्षांश पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं है। ये पोल हो गया, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर हो गया, इस तरह का अर्थ है। तो इक्वेटर पे और पोल पर अगर देखा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं है, ध्रुवों पर अधिक है, जिसको पोल बोलते हैं, ध्रुव। तो ध्रुवों पर अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर, ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री और 90 डिग्री पोल होता है, ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा इक्वेटर पर कम पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों की अपेक्षा। तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम पाया जाता है। तो यह भी अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का एक प्रमाण है। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग को जाना जा सकता है। और भूकंप, तो भूकंप से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग, भूकंप भी एक पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का एक स्रोत है। तो भूकंप जो है, साधारण भाषा में हम भूकंप को अगर हम समझे तो साधारण भाषा में भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन। जब पृथ्वी में कंपन आती है तो हमें महसूस होता है कि भूकंप आ गया, हम लोग बोलते हैं भूकंप आ गया, पृथ्वी का कंपन। इसको साधारण भाषा में समझिए कि भूकंप क्या है। तो भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का हिलना। यह एक प्राकृतिक घटना है, पृथ्वी का कंपन होना, पृथ्वी का घूमना। भूकंप जो है पृथ्वी का हिलना, और भूकंप जो है एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है। ऊर्जा जब निकलता है तो उससे तरंगे भी उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में तरंग इस प्रकार से पृथ्वी से जब ऊर्जा निकलती है तो यहाँ से ऊर्जा के साथ तरंगे भी निकलती है और पृथ्वी पर सभी दिशा में तरंगे फैल जाती है। तो सभी दिशा में तरंगे फैलती है, जिसके चलते भूकंप महसूस होता है। तो तरंगे क्या है? तरंगे 2 प्रकार के होता है, पी तरंगे और एस तरंगे। चैप्टर में एनसीईआरटी बुक का चैप्टर में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, आप चैप्टर को उसको पढ़िए। तो पी तरंगे और एस तरंगे होता है। तो यह है पृथ्वी के आंतरिक भाग को परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से जानने का प्रमाण क्या हो गया? पृथ्वी के पदार्थों के गुण जैसे तापमान, दबाव और घनत्व से जाना जा सकता है, उल्काएं से, गुरुत्वाकर्षण से, चुंबकीय क्षेत्र से और भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? जो भूकंपीय तरंगे होते हैं पी और एस तरंगे, तो उसका उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है भूपटल पर दरारें बन जाती है, जिन्हें भ्रंश भी कहा जाता है। भूपटल है तो इसमें दरारें आ जाती है और दरारें को भ्रंश भी कहा जाता है। उनसे ऊर्जा मुक्त होती है। इससे जब भूकंप आता है, यहाँ से जब ऊर्जा दरारें जब आता है तो अंदर से ऊर्जा मुक्त होता है, यानी बाहर निकलता है ऊर्जा, जिससे तरंगे भी निकलती है और तरंगे चारों तरफ फैल जाती है। तो चारों दिशाओं में फैलकर भूकंप का ये जो तरंगे हैं सभी दिशाओं में फैल करके भूकंप का कारण बनती है। तो भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या होगा? तो इसका प्रमुख कारण होगा कि भूपटल पर दरारें बन जाती है, जिससे भ्रंश भी कहा जाता है, और उनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है जिससे तरंगे निकलती है, और ये तरंगे सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का अपकेंद्र किसे कहते हैं? तो भूगर्भ का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है उसे भूकंप का अपकेंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र जिसको बोलते हैं, उद्गम केंद्र, फोकस जिसको बोलेंगे, तो उद्गम केंद्र यानी फोकस, तो जहां से ऊर्जा निकलती है, यहाँ से
यहाँ से अगर ऊर्जा निकलती है तो ये फोकस हो गया, इसी को उद्गम केंद्र कहा जाता है, यह उद्गम केंद्र हुआ। और इसको उद्गम केंद्र को हाइपोसेंटर कहा जाता है। अब केंद्र जिसको बोल रहे हैं अब केंद्र, ये हाइपोसेंटर बोला जाता है अब केंद्र को। तो भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है उसे भूकंप या अब केंद्र यानी हाइपोसेंटर अथवा उद्गम केंद्र, जिसको फोकस बोलेंगे, फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो भूपटल का वह भाग जहां कोई भी भूकंपीय तरंग भूकंप मापी पर अभिलेखित नहीं होती उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। और वह छाया क्षेत्र निरंतर बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। छाया क्षेत्र जो है, एक जिस तरफ छाया बनता है तो छाया क्षेत्र हमेशा बदलते रहता है। भूकंपीय जो छाया क्षेत्र है तो भूपटल का वह भाग जहां कोई भी भूकंपीय तरंग जैसे पी या फिर एस, तो ना तो पी तरंग पहुंच पाता है वहां और ना ही एस तरंग पहुंच पाता है। तो जहां कोई भी भूकंपीय तरंग पर अभिलेखित नहीं होता है उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है और यह छाया क्षेत्र हमेशा बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? तो भूप्रपट्टी की औसत मोटाई महासागर के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है और हिमालय के नीचे यह 70 किलोमीटर है। तो भूप्रपट्टी पर औसत मोटाई जो है अलग अलग है। महासागर के नीचे 5 किलोमीटर, महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 किलोमीटर और हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनोस्फीयर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का और ऊपरी भाग स्टेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल इसको कहा जाता है। स्टेनोस्फीयर को दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल को, ऊपरी भाग को स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। ऊपरी भाग होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का, ऊपरी भाग पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है मेंटल, तो मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल यहाँ हो गया इस भाग में, तो इसका ऊपरी भाग को स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का कोर मुख्यतः किन पदार्थों से बना है? तो पृथ्वी का कोर भारी पदार्थों जैसे निकेल हो गया, निकेल और लोहा से बना हुआ, निकेल और लोहा दोनों भारी पदार्थ है। तो पृथ्वी का कोर भारी पदार्थों से बना हुआ है, निकेल और लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्कन ट्रैप किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो वेसाल्ट लावा प्रवाह का यह उदाहरण है। भारत का दक्कन ट्रैप वेसाल्ट लावा प्रवाह ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ये वैसे ज्वालामुखी होते हैं मिश्रित ज्वालामुखी जिसमें तरल लावा के साथ साथ जलते हुए पदार्थ और राख भी निकलते हैं। जलते हुए पदार्थ, तरल लावा और राख, तो इसको बोलते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी में लावा के साथ साथ जलते हुए पदार्थ और राख भी निकलते हैं, उसी को बोलते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा भूकंपीय तरंगें मापी जाती है। भूकंप की गति और भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो सिस्मोग्राफ क्या है? एक यंत्र है जिससे भूकंप की गति और भूकंपीय तरंगें मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा समुद्रों में चलाई जा रही 2 परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो 2 परियोजना जो वैज्ञानिकों द्वारा चलाया जा रहा था, इससे पहले भी हमने बताया 2 परियोजना के बारे में जो वैज्ञानिकों द्वारा चलाया जा रहा है। पूरे संसार के वैज्ञानिक इस परियोजना में लगे हुए हैं। तो गहरे समुद्र प्रवेधन परियोजना एक हो गया, गहरे समुद्र प्रवेधन परियोजना जिसको डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कहेंगे, और दूसरा है समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना जिसको इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कहेंगे। तो ये 2 परियोजना है जो वैज्ञानिकों द्वारा समुद्रों में चलाई जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के आघात की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा स्केल प्रयोग में लाया जाता है? तो मर्कैली स्केल प्रयोग में लाया जाता है आघात की तीव्रता को मापने के लिए। भूकंप के आघात की तीव्रता को मापने के लिए मर्कैली स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया जाता है? तो आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी के 3 परतों में विभाजित किया जाता है। पहला है भूपर्पटी या महाद्वीपीय परत, जिसको सियाल बोलते हैं, और दूसरा है मेंटल या मध्यम परत, जिसको बोलते हैं भूपर्पटी के नीचे वाला भाग को मेंटल कहा जाता है, मध्यम परत बीच में ये आता है, सीमा जिसको बोला जाता है, और तीसरा है क्रोड या आंतरिक परत, सबसे नीचे वाला परत है, सबसे नीचे वाला लेयर, जिसको नीफे बोला जाता है। तो आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट जिसको बोलेंगे को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी की गहराई धरातल के नीचे 30 किलोमीटर तक है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, महाद्वीपीय परत या सियाल जिसको बोलेंगे, तो 20 किलोमीटर मोटी यह परत है, मुख्यतः सिलिकेट तथा एल्युमिनियम जैसे हल्के खनिजों से बनी है महाद्वीपीय परत। इसे सियाल कहा जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम दोनों है, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बना हुआ परत है, इसका घनत्व कम होता है। और दूसरा है महासागरीय परत, जिसको सीमा कहा जाता है। यह परत 20 से 30 किलोमीटर की औसत, 20 तक 20 किलोमीटर मोटी परत तो महाद्वीपीय परत हो गया, जिसको सियाल कहेंगे। और ये सीमा जो है 20 किलोमीटर से आगे 30 किलोमीटर तक की औसत गहराई पर पाई जाती है, जो मुख्यतः बेसाल्ट से बनी होती है महासागरीय परत, और यह घनत्व में सियाल से भारी है, सियाल से यह भारी होता है सीमा घनत्व में। इस परत में सिलिकेट के साथ साथ मैग्नीशियम और सिलिकेट है, तो सिलिकेट के साथ साथ मैग्नीशियम खनिजों को भी अधिकता है, इसे सीमा कहते हैं। तो भूपर्पटी को देखिए स्ट्रक्चर में 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर भूपर्पटी का विभाजन किया गया है। महासागरीय परत हो गया, महाद्वीपीय परत हो गया, समुद्र हो गया, तो भूपर्पटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालाखंडाश्मी किसे कहते हैं? पायरोक्लास्टिक डेब्राइज जिसको बोलेंगे। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे व बड़े लावा के पिंड, राख, धूलकण आदि पदार्थों को ज्वालाखंडाश्मी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के उद्गार से बनी भू आकृतियों को कौन से 2 मुख्य वर्गों में रखा गया है? तो ज्वालामुखी के उद्गार से बनी भू आकृतियां को अंतर्वेदी भू आकृतियां, और दूसरा है वहीवेदी भू आकृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा के क्या स्रोत है? तो पृथ्वी का ऊष्मा का स्रोत है रेडियोधर्मिता, तल वृद्धि की ऊष्मा और पृथ्वी के निर्माणकारी पदार्थों की ऊष्मा। ये सभी पृथ्वी की ऊष्मा के प्रमुख स्रोत हैं। अब है लघुतरीय प्रश्न, जो 3 अंक वाले होते हैं, तो उसको लेकर के हम आए हैं। लघुतरीय में पहला क्वेश्चन है, भूगर्भ की जानकारी में तापमान एवं दाब किस तरह सहायक है? भूगर्भ को जानकारी में हमने ऊपर क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि भूगर्भ के जानकारी का स्रोत क्या है, तो ये तापमान और दबाव भी एक स्रोत है। तो तापमान और दबाव की तरह किस तरह सहायक है भूगर्भ की जानकारी में? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, तापमान और दबाव में भी वृद्धि होती है और पदार्थ के घनत्व भी बढ़ता है। तो वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान में भिन्नता, दबाव एवं घनत्व के अंतरों की गणना तथा भूगर्भ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र के द्वारा भूकंप के उद्गम केंद्र व अधिकेंद्र को दर्शाएं तथा उनमें अंतर स्पष्ट करें। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में पूछते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछ देते हैं।
तो भूकंप के उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र के बारे में हमने ऊपर में भी क्वेश्चन को देखा था। तो भूकंप केंद्र और यानी उद्गम केंद्र वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है। तो ये उद्गम केंद्र हुआ, यहां से ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा निकलती है, तो वह केंद्र, वह स्थान, उद्गम केंद्र वह स्थान होता है जहां से ऊर्जा निकलती है। ये पॉइंट हो गया, यहां से ऊर्जा निकल रहा है। और भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। भूकंपीय तरंगे जो है सभी दिशाओं में गतिमान होती है, तो उसको उद्गम केंद्र कहा जाता है। और अधिकेंद्र भूतल पर, ये जो भूतल हुआ जहां से उद्गम केंद्र, इसको जो केंद्र है पॉइंट है, तो भूतल पर वह बिंदु, ये जो पॉइंट है जो उद्गम केंद्र के लंबवत, ये उद्गम केंद्र है और उद्गम केंद्र के लंबवत, ये जो लंबवत खींचा गया है तो लंबवत होता है, इसी को अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये क्या है? अधिकेंद्र है। और ये क्या है? उद्गम केंद्र है। ये उद्गम केंद्र ये पॉइंट हो गया और ये अधिकेंद्र जो इस पर लंबवत खींचा गया है लाइन, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। आय भू प्रॉपर्टी हुआ, ऐसे रे निकल रहा है तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बटी है? प्रत्येक परत की विशेषताएं संक्षेप में समझाएं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में बटी हुई है, भू प्रॉपर्टी, मैंटल और क्रोड। तो यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है भू प्रॉपर्टी पृथ्वी का, और यह धरातल से 30 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। भू प्रॉपर्टी धरातल से 30 किलोमीटर, ये पृथ्वी है तो ये धरातल से, ये धरातल है तो धरातल से 30 किलोमीटर तक एक भू प्रॉपर्टी पाया जाता है, 30 किलोमीटर तक। और चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा। इस परत की चट्टानों का घनत्व, भू प्रॉपर्टी परत के चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मैंटल जो है पृथ्वी भू प्रॉपर्टी के नीचे का भाग है मैंटल। ये भू प्रॉपर्टी हुआ, इसका नीचे वाला, भू प्रॉपर्टी के नीचे वाला भाग मैंटल हुआ। तो मैंटल जो है भू प्रॉपर्टी के नीचे का भाग मैंटल कहलाता है। यह भाग भू प्रॉपर्टी के नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक मैंटल जाता है। और भू प्रॉपर्टी एवं मैंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनता है। ये भू प्रॉपर्टी और मैंटल का ऊपरी भाग दोनों मिलकर के स्थल मंडल बनाता है। मैंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व लगभग 34 प्रति घन सेंटीमीटर है। निचला भाग जो मैंटल का है, मैंटल का 2 भाग होता है, ऊपरी और निचला भाग। तो निचला भाग ठोस अवस्था में होता है और इसका लगभग घनत्व जो है 34 प्रति घन सेंटीमीटर है। अब देखिए भू प्रॉपर्टी को और मैंटल को, तो भू प्रॉपर्टी 30 किलोमीटर तक का है और 30 किलोमीटर से नीचे वाला भाग जो 2 भाग में बटा हुआ है मैंटल, ऊपरी और निचली भाग 29 किलोमीटर तक। और 29 किलोमीटर के बाद से क्रोड हो गया 6370 किलोमीटर तक। क्रोड मैंटल के नीचे क्रोड है, जिसे हम आंतरिक या बाह्य क्रोड 2 हिस्सों में बांटते हैं। क्रोड को 2 भाग में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य। तो बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है, बाह्य क्रोड जो है तरल अवस्था में होता है। ये क्रोड बाह्य क्रोड हो गया या आंतरिक क्रोड हो गया। तो बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है, ये जो है तरल अवस्था में होता है। और जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। ये आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में होता है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड निकेल व लोहा जैसे भारी पदार्थों से बना होता है। क्रोड में निकेल और लोहा जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैथोलिथ व कैथोलिथ में क्या अंतर है? तो डिफरेंस पूछ रहा है, बैथोलिथ और कैथोलिथ में डिफरेंस क्या है? तो बैथोलिथ भू प्रॉपर्टी में मैग्मा का गुबंदकार ठंडा हुआ पिंड है। बैथोलिथ क्या है? गुबंदकार ठंडा हुआ पिंड है मैग्मा का, जो कई किलोमीटर गहराई में विशाल क्षेत्र में फैला होता है। और लैकोलिथ बहुत अधिक गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा में विस्तृत गुंबदकार पिंड है, जिसका तल समतल होता है और जिसका पिंड समतल होता है और एक नली
मैग्मा स्रोत से जुड़ी होती है। और इन दोनों भू आकृतियों के मुख्य अंतर इनकी गहराई ही होती है। बैथोलिथ और कैथोलिक का मुख्य डिफरेंस अगर पूछे तो इसका गहराई ही होता है मुख्य डिफरेंस। तो बैथोलिथ कम गहराई थोड़ा होता है और जो विशाल क्षेत्र में फैला होता है, लेकिन कैथोलिक जो है बहुत गहराई तक जाता है और इसका तल जो है समतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित आकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो कॉलडेरा ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोटक होते हैं तो वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय उभरे हुए भाग को विस्फोटक से उड़ा देते हैं और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसे कॉलडेरा या फिर बड़ी कड़ाही कहते हैं। कॉलडेरा जिसको बड़ी कड़ाही कहा गया है। तो ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोटक होता है, जब बहुत अधिक पावरफुल होता है, तो वो ऊंचा जो ढांचा होता है, तो ऊंचा ढांचा नहीं बना पाता है। ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय उभरे हुए भाग को ही विस्फोट कर देता है, उड़ा देता है, जिसके चलते वहां पर गड्ढा बन जाता है और इसी को कॉलडेरा कहा जाता है। और सिंडर शंकु जो है, सिंडर शंकु जो ज्वालामुखी की प्रवृत्ति कम विस्फोटक होती है, कम पावरफुल होती है, तो निकास नलिका से लावा फवारे की तरह निकलता है और निकास के पास एक शंकु के रूप में जमा हो जाता है, जिसे सिंडर शंकु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेधी आकृतियों में से निम्नलिखित आकृतियों की विशेषताएं बताएं। आकृति है शील, शीट और डाइक। तो शील और शीट को देख लेते हैं। भूगर्भ में लावा जब क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा होता है और यह परत काफी मोटी होती है तो इसे शील कहते हैं, और यह परत जब पतली होती है तब इसे शीट कहते हैं। जब परत मोटी होती है तो उसको शील, और जब पतली होगी परत तो उसको शीट कहा जाता है। तो भूगर्भ में लावा जब क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा होता है और वह जो लावा होगा उसका परत जब मोटा होगा तो उसको शील कहेंगे, और उसका जब परत पतला होगा तो उसको शीट कहते हैं। अब है डाइक। तो डाइक क्या है? तो लावा का प्रवाह भूगर्भ से कभी कभी किसी दरार में ही ठंडा होकर जम जाता है। कभी कभी दरार में ठंडा हो जाता है, जब ठंडा होगा तो जम जाएंगे, तो ठंडा होकर के जम जाता है कभी कभी दरार में ही, और यह दरार धरातल के समकोण पर होता है। इस दीवार की भांति खड़ी संरचना को ही डाइक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? तो भूपृष्ठ में पड़ी भ्रंश के दोनों तरफ सैल, ये जो दोनों तरफ सैल है इस तरह का, तो दोनों तरफ का सैल विपरीत दिशा में गति लगाता है। विपरीत दिशा में गति लगा करके तो गति करती है, जहां ऊपर के सैल खंड दबाव डालते हैं और ऊपर का जो सैल है इस पे दबाव डालता है, तो उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, और जब घर्षण का प्रभाव कम हो जाएगा तो सैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे की विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। इसे पृथ्वी में कंपन होती है और इसी को हम लोग भूकंप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए एक परिभाषिक शब्द दीजिए। क्या है? आंतरिक धात्विक कोड और सियाल, सिलिका प्लस एल्युमिनियम सियाल में होता है। मेंटल, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, सीमा सिलिकेट और मैग्नीशियम जिसको सीमा बोला जाता है। तो भूगर्भ का वह हिस्सा जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है उसको बोलते हैं आंतरिक धात्विक कोड। और महाद्वीपों के नीचे की परत की रासायनिक बनावट को सियाल कहा जाता है। और तीसरा है मेटल। तो भूगर्भ का वह हिस्सा जो मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बना होता है उसको मेटल कहा जाता है। और पी तरंगे और प्राथमिक तरंगे जो है भूकंपीय तरंगे है जो पृथ्वी के धात्विक क्रोड से गुजर सकती है। सीमा महासागर के नीचे की परत की रासायनिक बनावट को सीमा कहा जाता है। अब हम लेकर के आए हैं 5 अंक वाले प्रश्नों को। तो 5 अंक वाले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि वर्तमान समय में भूकंप जैसी प्रकृति आपदा के कारण न केवल जनधन की हानि होती है किंतु मानव मूल्यों की भी वृद्धि होती है। स्पष्ट कीजिए। तो मानव मूल्य क्या है? मानव मूल्य है सहयोग, प्रेम, दया, ये सब मानव मूल्य है।
तो मानव मूल्य में वृद्धि होती है। प्राकृतिक आपदा के कारण जनधन की हानि तो होती ही है, किंतु मानव मूल्यों में भी वृद्धि होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा कुछ क्षणों में व्यक्ति के समस्त जीवन पर प्रभाव छोड़ जाती है। इसका परिणाम बहुत ही विध्वंसक होता है। ऐसे समय में जब व्यक्ति अपना सब कुछ खो चुका होता है, तो उस समय हमें मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता खुले दिल से करनी चाहिए। साथ ही हमें उन लोगों को रोकना चाहिए जो इस प्रकार की त्रासदी के पश्चात लूट मार करते हैं, और उन लोगों के सामाजिक जागृत करना चाहिए उन लोगों में, और उन्हें यह एहसास कराना चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए कि ऐसी घटना कल उनके साथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम, त्याग, संवेदनशील भावना रखना चाहिए। तो मानवीय मूल्य है सहयोग, प्रेम, त्याग और संवेदनशील। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, त्याग की भावना और संवेदनशील की भावना रखनी चाहिए। तो ये थे आज के हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हमेशा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।